दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर दोस्त के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम लोग कई बार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी लापरवाहियां बरतते हैं कि छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। और अगर आप इन बीमारियों के बारे में थोड़ी सी जागरूकता हो अगर आपको, और छोटी छोटी टिप्स की वजह से अगर आप अवेयर हो जाएं, तो शायद आप बड़ी बड़ी बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे डॉक्टर्स की टीम, जी हाँ मैं कहूंगा कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हमारे स्टूडियो में पूरी तैयारी के साथ मौजूद है, जिनकी वजह से आप अगर उनको एहतियात को बरतते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेकर आपको सीधा लिया चलूंगा अपने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम के पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर अंकुश। सर आज हमारा डॉक्टर दोस्त का पॉडकास्ट नंबर 2 जिसका आज का टॉपिक रहेगा जनरल हाइजीन मेजर्स। तो आज हम आपसे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ बेटर हो, हर एक उनका ऑर्गन बेटर हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो और लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। डॉक्टर अंकुश थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ। मेरे को आज तकरीबन 46 साल हुए हैं एज ए MD मेडिसिन प्रैक्टिस करते, और मैंने तकरीबन 12-13 लाख मरीज़ देखे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें आम मरीज़, आम पेशेंट, साधारण व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में इग्नोर करता है, उसका उतना ही ज़्यादा महत्व है, शायद मेरे हिसाब से दवाइयों से भी ज़्यादा महत्व है, जिससे उसके ऑर्गन्स, उसकी स्किन, उसके हेयर, उसकी बॉडी और सारा कुछ लंबे समय तक चले और क्वालिटी भी उसकी लाइफ की बेटर हो। तो आज ये इस विषय पर मैं चाहूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जिससे दर्शकों को पूरा लाभ हो। तो क्वेश्चन सर हम हेड टू टो जाएंगे और सबसे पहले हेड से शुरू करते हैं सर। और सबसे पहला सवाल मेरा है कि हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर हेयर्स, और उसी में शुड वी अप्लाई हेयर ऑयल और नॉट। जो बाल हैं बदन में, चाहे वो सिर के हैं, चाहे छाती के ऊपर के हैं, चाहे प्राइवेट पार्ट्स में हैं, इनको एक दिन में कम से कम 2 बार साबुन पानी से क्लीन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बालों की जड़ों में नेचुरल ऑयल होता है, और अगर इनको क्लीन ना किया जाए तो वातावरण की डस्ट, पोल्यूशन एट्सेट्रा इन पर सेटल कर जाती है, और जो बाल हैं उनकी जड़ों में जहाँ से ऑयल ग्लैंड्स, जहाँ से हेयर रूट्स होते हैं, उसके आसपास ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और आपके बाल झड़ने भी शुरू हो सकते हैं, उनके अंदर गांठें भी पड़ सकती हैं और सिबोरिया नाम की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जहाँ तक बात है तेल लगाने की कि क्या आप बालों में तेल लगाओ, अगर किसी को सिर्फ चमक लाने के लिए तेल लगाना है तो बात दूसरी है, वरना बाहर से बालों को तेल लगाने की किसी किस्म की बदन में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर हेयर के साथ नीचे एक हेयर रूट होती है जिसके पास ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, तो वो बालों की एक तरह से नरिशमेंट का और ग्रीजिंग का दोनों ही काम करती हैं। तो अगर आपको सिर्फ बालों की लुक्स देनी है तो उसके लिए आप नॉन ग्रीसी क्रीम्स जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिल क्रीम एट्सेट्रा लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी ऑयल लगाना है तो उस ऑयल को कुछ समय बाद मे बी हाफ एन आवर टू 1 आवर वॉश कर दें। सर हेयर्स के बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि हमें एक दिन में कितनी बार नहाना चाहिए सर। बेथिंग शुड बी वंस और ट्वाइस इन अ डे। देखो, हमें कम से कम एक दिन में 2 बार नहाना चाहिए। उसका कारण ये है कि जितनी भी मॉर्निंग में उठते ही आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, जब आप लास्ट नाइट के जो आप स्लीप के टाइम के स्वेटिंग है या जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, हम ये समझें कि बॉडी में स्किन एक सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके अंदर से सारे गंदे पदार्थ, सारे इलेक्ट्रोलाइट और गंदे पदार्थ इसके द्वारा, काफ़ी गंदे पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट इसके द्वारा बाहर आते हैं। तो जो रात में आपके ऊपर आए हुए पदार्थ हैं, अगर आप बिना नहाए या बिना अपने बदन को क्लीन किए वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपको फ्रेशनेस भी नहीं आएगी और आपके बदन से एक बदबू या स्टेंच जो रात के इकट्ठे हुए प्रोडक्ट्स की वजह से आएगी। तो इसलिए एक इंसान को प्रतिदिन 2 बार ज़रूर नहाना चाहिए, सवेरे उठते ही और एक रात को सोते समय नहाने का ये फ़ायदा रहता है कि एक क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर हो जाती है
और दिन के सारी दिन का स्वेट और सारे दिन का डस्ट की कलेक्शन एटसेट्रा क्लियर हो जाती है। तो आप चाहे मिनिमल क्वांटिटी ऑफ सोप यूज करें, लेकिन ये इंश्योर करें कि बेदिंग ट्वाइस ए डे हो। नहाने के बाद सर हाउ शुड वी ड्राई आवर बॉडी टू, ताकि हम स्किन इश्यूज को प्रिवेंट कर सकें सर? हाँ, एक तो तौलिया आपका बहुत नरम होना चाहिए, और अगर आप जोर से तौलिया रगड़ेंगे तो आप अपनी स्वेट ग्लैंड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आप उसको ब्लॉट ड्राई करें, जैसे शाही चूस अप्लाई करते हैं कागज़ पे आप उसको ड्राई करने के लिए, इसी तरह से सॉफ्ट टॉवल से ब्लॉटिंग करें। टॉवल आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें मॉइस्चर एक्सट्रैक्टिंग और होल्डिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो, और उसको ब्लॉट करने के बाद आपको फैन के आगे खड़े होकर प्रेफरेबली एटलीस्ट इन समर्स ड्राई करना चाहिए अपना बदन। क्योंकि आप ये समझें कि अगर आपका बदन सूखा हुआ है तो उस पर उली नहीं लगेगी, वरना क्या होता है कि गूले सूखे आटे को उली नहीं लगती, सूखी रस को उली नहीं लगती, सूखी दीवार को उली नहीं लगती। उली हमेशा, फंगस हमेशा गीले स्थान को प्रेफर करता है, और उसको जहाँ गीलापन दिखता है वो वहाँ होगा। और यहाँ पर क्या होगा, अगर स्वेट भी है, उसके अंदर निकले हुए सॉल्ट्स भी हैं, थोड़ा शुगर भी है और थोड़ा मॉइस्चर भी है, तो ये फंगस आपके बदन की जान छोड़ने वाला नहीं है। और वो बदन आप मान के चलना, एक कहावत है, वंस ए फंगस ऑलवेज ए फंगस। तो वो जो उली है आपके बदन पे सारी जिंदगी रहने वाली है। इसलिए डे 1 से ही यू शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे नहाना है, उसके बाद बदन को ड्राई करने का टाइम देना है, और नहाने में मुझे वो एरियाज जिन पर फंगस लगने के चांसेस बहुत होते हैं उनकी क्लीनलीनेस बड़ी जरूरी है। जैसे एक्जिली हो गए, कांख बोलते हैं जिसको हम, ग्रोइन रीजन हो गए, आपकी जांघों के अंदर का इलाका, बटक्स के अंदर का इलाका, तो मल द्वार के आसपास का इलाका, और घुटनों के बैक का इलाका, गर्दन की बैक का इलाका, ये सारे एरिया वो हैं जो स्वेट की वजह से बहुत बदबू जनरेट करते हैं और आपकी पब्लिक अपीयरेंस में आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करते हैं। तो इन एरियाज को, और पैरों में प्लांटर सरफेस, पैरों के नीचे वाले एरिया को आपने अच्छे से साबुन से क्लीन करना है। और ये ध्यान रखना है कि एक एक इंटरट्रिजिनस एरिया, मतलब एक एक उंगलियों के, पैरों की उंगलियों, टोज के बीच का एक एक एरिया क्लीन करना बहुत ही आवश्यक है। जिस एरिया को आप छोड़ देंगे वो एरिया में आप देखोगे आपको कुछ समय बाद फंगस, सफ़ेद सा फंगस, क्रैक्स, स्मेल, ये सब दिखाई देंगी। कई बार आपने देखा होगा लोग जूते उतारते हैं और आपको नाक पे रुमाल रखना पड़ जाता है। ये उनकी बॉडी की स्मेल से, फंगस का ज़्यादा फंगस से निकली हुई स्मेल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर अगला सवाल है ईयर्स के बारे में। हाउ शुड वी क्लीन आवर ईयर्स एंड विदाउट डैमेजिंग देम? देखो, कानों को तो बड़ा सिंपल है कि आप कानों को बाहर से और फ्रंट और बैक के एरियाज को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि जहाँ पर कान की कार्टिलेज बैक गर्दन को मिलती है वो एरिया भी बड़ा वल्नरेबल है, जो है छोटे छोटे जख्म डेवलप होने के लिए और फंगस लगने के लिए। तो कान में आपने ये इंश्योर करना है कि नहाते टाइम पानी ना जाए। अगर वो चला जाए तो उसको इस तरह से, जैसे आपने एक वैक्यूम क्रिएट किया और वो पानी निकल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि दोनों कानों में कहीं सुनने में कोई दिक्कत आई है तो आपने उसको इस तरह से कान को रिपीटेडली सक्शन क्रिएट करते हुए वो पानी निकाल देना है। और कोशिश ये करें कि अगर आपको फिर भी लगता है कुछ रह गया है तो उसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट, किसी तरह की चाबी, किसी तरह की पिन, किसी तरह कोई शार्प ऑब्जेक्ट कान में मत डालें, क्योंकि कान के अंदर तरंगों की वजह से जो हिलने वाले पर्दे हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए आप कॉटन की बड्स को लेकर उबले हुए पानी में डिप करके क्लीन कर सकते हो। तो क्योंकि अगर आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेंगे तो आप कान के पर्दे को डैमेज कर सकते हो और ज़िंदगी भर आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक। सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंटल हाइजीन से। देखो, ये एक ऐसा एरिया है जो मैं समझता हूँ बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है आम व्यक्ति के लिए। ये अगर जिस समय आपके मिल्क टीथ आए हैं तब से लेकर जब तक आपके परमानेंट टीथ नहीं आ जाते, ये पीक पीरियड है जिस समय आपको अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और बाकी ज़िंदगी ऑफ कोर्स। तो डेंटल हाइजीन में ये है कि एक दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बात आम आदमी बहुत, आई थिंक बहुत ही सतर्क किस्म के लोग ऐसे होंगे जो शायद ये करते होंगे।
आप चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, सॉफ्ट ड्रिंक पिएं, जूस पिएं, उसके बाद इमीडिएटली सादे पानी का कुरला करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको ओरल रिंजिंग कहते हैं। ओरल रिंजिंग क्यों करनी चाहिए? हमारे लवाब में या थूक में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो शुगर्स को ब्रेक डाउन करता है और उनसे बेसिक शुगर्स बना देता है। जैसे ग्लूकोज, माल्टेज, लैक्टेज, ऐसी शुगर्स पैदा हो जाती हैं मुंह में सलाइवरी एमाइलेज की वजह से। सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। तो अगर आपने मान लो एक जूस पिया तो क्या होगा कि मुंह के अंदर मीठा आ गया, अब मुंह का लबाब उसके ऊपर काम करके शुगर्स बना देगा और इन शुगर्स के अंदर कीटाणु पैदा होंगे जो आपके दांत के सबसे ऊपर वाले भाग को, जिसको हम एनिमल कहते हैं, वो दांत का सबसे हार्ड, बॉडी का सबसे हार्ड और सबसे जो है मतलब एक चबाने के लिए एक समझो, जैसे आप समझो कि एक क्रोकोडाइल के दांत होते हैं और वो किसी भी चीज़ को चबा के और दो में फाड़ कर सकता है, वो उन हार्ड एरियाज की वजह से करता है। अगर ये आपके हार्ड एरियाज खाए गए, एनिमल खाया गया, तो खाए जाने के बाद नीचे सेंसिटिव एरियाज होते हैं जिनको डेंटाइन कहते हैं या डेंटीन कहते हैं। ये इनके अंदर नर्व एंडिंग होती है, नंगी नर्व एंडिंग। आपको खाना खाने में दर्द होने लग जाएगा, आपके कानों में दांतों में खाना फंसने लग जाएगा और आपके अंदर कैविटीज बनने लग जाएंगी। और अगर वो कैविटीज बनती हैं तो फिर वो प्रोसीजर आरसीटी करवाना या वो कैविटी फिलिंग करवाना, ये सारे काम जो कि बहुत महंगे हैं, उस तरफ जाने की बजाय हम सारा बेसिक सी चीज़ों की तरफ ध्यान दे लें कि हम 2 बार ब्रश करें और एक ओरल रिंज, कुछ भी खाएं या कुछ भी पिएं, सादा पानी लें, कुरला करें और थूक दें। अब आई बात गम मसाज की कि गम मसाज क्या होता है और वो क्यों करना चाहिए। देखो, होता ये है, जितने स्मोकर्स हैं, डायबिटिक्स हैं, तंबाकू चिबाने वाले व्यक्ति हैं या इवन साधारण व्यक्ति भी है, तो उसके गम में जो ब्लड सप्लाई है, अगर आप उनको मसूड़ों को मसाज करते हैं तो उनमें नए नए रक्त का संचार होता है। तो ये ऐसे किया जाता है कि नीचे वाले गम्स को नीचे से ऊपर और ऊपर वाले गम्स को ऊपर से नीचे। इस तरह करने से अगर उनके अंदर कोई भी कीटाणु पैदा हुए हैं तो उनको वो एक तरह से एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है और ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है। हेल्दी गम्स इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि अगर आप सोचो, अगर आपने पौधा उगाना है, ज़मीन में तो उग सकता है, फर्श पे तो पौधा नहीं उग सकता। अगर आपके गम्स ही नहीं बचे तो आपके पास करोड़ों रुपए भी होंगे तो भी आप बाद में लेटर लाइफ में डेंटल इम्प्लांट्स नहीं करा पाएंगे। इसलिए आपके गम्स को बचाना आपके जीवन को बचाना है। दूसरी बात ये होती है, जितने स्मोकर्स हैं, टोबैको चबाने वाले लोग हैं, ये शुगर के मरीज़ हैं, ये किडनी के मरीज़ हैं, होता क्या है, गम्स की इन्फेक्शन की वजह से उनमें पस पड़ने लग जाती है, जिसको हम पायरिया कहते हैं, पायोरिया, पस इन गम्स। उस पस इन गम्स का क्या नुकसान है, वहाँ पर एक कीटाणु पैदा होने लग जाता है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडिया। अब ये क्लॉस्ट्रीडिया एक जहर पैदा करता है जिससे हार्ट अटैक आने, टॉक्सिन बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडिया का टॉक्सिन, वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। वो आपके बॉडी में जहर फैलाने का काम करता है। तो इसलिए गम्स की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और गम मसाज करने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सादे उंगली को से पानी में डिप करके नीचे से ऊपर अगले वाले गम्स को और ऊपर वाले गम्स को ऊपर से नीचे, दोनों साइड, अंदर और बाहर। वाटर फ्लोसिंग क्या होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं एक मशीन दिखाता हूँ जिसे वाटर फ्लॉसर कहते हैं और इसका एडवांटेज भी बताता हूँ। ये वाटर फ्लॉसर का मतलब ये है, फ्लॉसिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी धागा या कोई भी चीज़ लेकर इंटरडेंटल स्पेसेस, दांतों के बीच के स्थान को अच्छे से क्लियर कर लें ताकि वहाँ ना तो फूड स्टक हो और ना वहाँ पर कीटाणु फिर पैदा हो। तो फूड आपने खाया, आपने कुरला किया, लेकिन अगर आपके दांत के अंदर स्पेस बड़ा कम है तो वहाँ पर फूड रुका हुआ रह सकता है। तो जहाँ पर आप ओरल रिंज या कुरला करने के लिए खड़े हों, वहाँ पर बजाय धागे मारने के या प्लास्टिक के फ्लॉस यूज़ करने के, दिस इज वाटर फ्लॉसिंग एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जिसको आप अगर इस तरह से यूज़ करते हैं तो उसमें पानी की एक धार बिना गम्स को डैमेज किए सारे के सारे आपके गम्स को रखें, प्रेस करें और करने के बाद आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो अच्छी खासी ओरल रिंजिंग की थी, ये फूड कहाँ से बाहर निकल गया। या आप जब
दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन सीइंग, लाइज इन टेस्टिंग, तो आपको अपने आप दिखाई देगा मुंह से फूड निकलता हुआ वाटर फ्लॉसिंग के बाद। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और हर आदमी जो अफोर्ड कर सकता है उसको वाटर फ्लॉसिंग करनी चाहिए। डेंटल हाइजीन तो हो गया सर। नेक्स्ट सवाल है कि हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर इंटीमेट एरियाज। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि अगर आप इंटीमेट एरियाज़ की क्लीनिंग नहीं करते तो वहाँ पर उंगली लगना, कैंसर डेवलप होना। अगर आप मेल्स की बात करें तो पीनिस के अगले एरिया को हम जो है प्रीप्यूस कहते हैं। प्रीप्यूस अगला एरिया जो मांस पीछे किया जा सकता है, जो मुसलमानों में काट दिया जाता है, जिसको सुन्नत करना कहा जाता है। अगर ये आप मांस पीछे करके, इंद्री का मांस पीछे करके उसको वॉश नहीं करते तो वहाँ पर स्मैग्मा नाम का एक सिक्रीशन इकट्ठा होता चला जाता है और स्मैग्मा में से कीटाणु पैदा होने लग जाते हैं और वो लेटर लाइफ में अगर ये परसिस्टेंट हो, क्रॉनिक इरिटेशन हो, तो इवन पीनिस का कैंसर भी हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि आप प्रीप्यूस को पीछे करें, उसको साबुन से वॉश करें और ये कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर करें ताकि कोई भी स्मैग्मा, कोई भी सिक्रीशन जो वहाँ प्रीप्यूस के नीचे है उनको क्लीन कर लें हम। इसी तरह फीमेल्स के लिए भी सेम रिकमेंडेशन है, लेकिन एक रिकमेंडेशन में थोड़ा सा चेंज ये होता है कि उनको जब क्लीनिंग करनी है वो फ्रंट बैकवर्ड्स करनी है ताकि नीचे एनल एरिया से ऊपर की तरफ क्लीनिंग करने में पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन, गायनी के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनको ये वॉशिंग आगे से पीछे करनी है। ठीक है सर, नेल्स का और क्यूटिकल्स का कैसे ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एटलीस्ट मैं समझता हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा जरूर नेल काटने चाहिए। और नेल बेड के बाहर नेल नहीं आना चाहिए। ये सुंदरता के लिए शायद लेडीज़ को लगता है ये कि अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको मेंटेन करना और मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपका नेल बेड से आगे बढ़ने लगता है, नेल और नेल बेड के बीच में एक कैविटी क्रिएट हो जाती है, एक रिक्त स्थान क्रिएट हो जाता है जिसमें फूड भी फंसता है, कीटाणु भी पैदा होते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही कीटाणु जब आप खाना खाते हो तो वो आपके खाने के साथ आपके पेट में जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो एक रिक्त स्थान के अंदर जब आप फेस वॉश करोगे तो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। आप कितना भी ट्राई करो इस स्थान को खाली नहीं कर पाओगे। अगर इस स्थान को खाली नहीं कर पाओगे तो आपके नेल्स में फंगस, जिसको अंग्रेजी में हम ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, अगर आपके नेल में एक बार फंगस लग गया तो दोस्तों मिनिमम 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको नेल बढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप ये मान के चलें, आप इंश्योर करें कि आपके नेल और नेल बेड के बीच का एरिया टोटली ड्राई हो। चाहे वो ड्रायर के सामने रख के ड्राई करें आप, ये चाहे फैन के आगे रख के ड्राई करें, चाहे उनको ब्लॉट ड्राई करें, बट दे शुड बी टेकन एज फुली ड्राई, क्योंकि नहीं तो फिर आप आटा गूंदोगे फिर आटा फंसेगा उसमें। तो आइडियली स्पीकिंग नेल्स काटने चाहिए। ये एक सुंदरता आई थिंक सब्जेक्टिव फिनोमेना है। सर अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि व्हाट शुड बी द रिकमेंडेड पोस्चर व्हाइल पासिंग स्टूल्स। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है, बहुत आई थिंक मेरे हिसाब से कम 20 से 30% लोगों की शिकायत ये रहती है जी डॉक्टर साहब मैनू बड़ी कब्ज रहती है। आप ये मान के चलो अगर आप नहीं चलोगे तो अंतड़ियाँ भी नहीं चलेंगी। इसका मतलब नंबर 1 सैर करनी बहुत ज़रूरी हो गई। आप चलोगे तो अंतड़ियाँ भी चलेंगी। तो आपके लिए एक दिन में कम से कम 4 किलोमीटर वॉकिंग ज़रूरी है। और ये 4 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ आपकी बावल्स के लिए बड़ी अच्छी हैं। साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, फास्ट वॉकिंग है। फास्ट वॉकिंग का मतलब है 32 मिनट में 4 किलोमीटर। अब आपको एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। आपके खाने के तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले आपको कम से कम 200-250 ग्राम सलाद खानी चाहिए। आप जब अपनी प्लेट को देखें तो आपको 3-4 रंग दिखाई देने चाहिए, एक फल का रंग, एक सब्जी का रंग, एक दाल का रंग, एक दही का रंग। तो जब आपने अपनी प्लेट में 3-4 रंग देख लिए और ये देख लिया कि इसमें वो फल जिनके अंदर रफेज ज़्यादा है, जैसे पपीता है, बेर है, अमरूद है, किन्नू है, संतरा है, मौसमी है, बब्बू गोशा है, कश्मीरी नाक है, ये सारे के सारे, केला है, ये हाई फाइबरस फ्रूट्स हैं।
ये फाइबर जब अंतड़ियों में जाता है तो ये अंतड़ियों की मूवमेंट को, पेरिस्टाल्सिस नाम की अंतड़ियों की मूवमेंट है जिनकी वजह से खाना आगे चलता है। तो ये मदद करता है, रफेज मदद करती है। और आपको मोटे अनाज इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे रागी है, जौ है, गवार है, बाजरा है। ये खाने से एक तो आपकी शुगर नहीं बढ़ती, क्योंकि इन खानों में ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, शुगरी कंटेंट कम होता है, और दूसरा इनमें रफेज ज़्यादा होती है। और अगर रफेज ज़्यादा होगी तो आपकी अंतड़ियाँ चलेंगी। दूसरी बात यह है, बॉडी की एक क्लॉक है जो आपको रीसेट करनी है। अगर आपको एक समय पे मोशन नहीं भी आता तो आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर सवेरे टॉयलेट में बैठ जाना है, और बैठने से पहले आपने 2 गिलास गर्म पानी या 2 कप चाय लेकर आपने बैठना है, और उसी टाइम पे डेली बैठना है, ताकि आपके बॉडी की क्लॉक और एक सबकॉन्शियस वे में एक साइकिल जनरेट हो जाए आपकी ब्रेन के अंदर और आपके आपके स्टूल पास के ऑर्गन के अंदर, कि भाई इस समय टाइम हो गया है। दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन आपने पूछा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको बैठना किस तरह से है स्टूल पास करते टाइम। स्टूल पास करते टाइम कभी भी आपकी बैक सीधी नहीं होनी चाहिए। आप इंग्लिश सीट पे बैठें और बैक सीधी मत रखें। मैं अभी उसका कारण बताऊंगा। आपके आगे तकरीबन 6 से 9 इंच का एक स्टूल होना चाहिए, और आपका पोस्चर ये होना चाहिए। ये पोस्चर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हो अपनी बॉडी के साथ, तो होता ये है, एक मांसपेशी एक फंदे की तरह हड्डी से चलती है, प्यूब्स बोलते हैं हड्डी को, प्यूबिक बोन्स बोलते हैं, प्यूब्स। वहां से ये रेक्टम के चारों तरफ होती हुई आती है। इस मसल को प्यूबो रेक्टालिस मसल कहा जाता है। अब होता ये है, जब आप इसको वर्टिकल करते हो तो ये फंदे की तरह आपकी बड़ी आंत को, रेक्टम को आगे खींच लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप स्टूल पास करने के लिए बैठे थे, लेकिन एरिया आपने ब्लॉक कर दिया। तो उसको खोलने का एक ही तरीका है कि आपका पोस्चर इस तरह से होना चाहिए, जिसमें आप पैरों के नीचे स्टूल रख लें और आपके घुटने एलिवेटेड हो और आप आगे झुके हुए बैठे होंगे। तो ये प्यूबो रेक्टालिस मसल जो फंदे की तरह या स्लिंग की तरह काम करता है, ये रिलैक्स हो जाएगा, और वो आपका जो रेक्टम और एनस के बीच का पोर्शन है वो खुल जाएगा और स्टूल इजीली पास हो जाएंगे। सर, एक दिन में हमें फेस ज़्यादा टाइम वॉश करना चाहिए कि पैर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अगर आप फेस एक बार वॉश करते हो तो पैर 3 बार। उसका कारण ये है, फेस पर पानी अगर आपने डाला तो वो नीचे निकल ही जाएगा, तो वो वहाँ टिकेगा नहीं, बहुत जल्दी फेस ड्राई हो जाएगा आपका। लेकिन पैर अगर आपने एक बार गीले कर लिए तो आपको वो जो एरियाज हैं इंटरट्रेजिनस टोज के बीच के एरिया, वो अच्छी तरह से ब्लॉट करने पड़ेंगे, ड्राई करने पड़ेंगे। पैर के नीचे वाले सरफेस को, जिसको हम प्लांटर सरफेस कहते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करना होगा, ब्लॉट ड्राई करना होगा। क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ा तो आप मान के चलो आपको बहुत जल्दी फंगस के दर्शन होने लग जाएंगे और पैरों में से बदबू आने लग जाएगी। तो अगर आपकी जुराब में से बदबू आती है या आपको अपने पैर में से बदबू आती है, तो एक एक उंगली खोल के चेक करें। अगर आपको लगता है वहाँ पर कोई भी फंगस का कोई भी हल्का सा वाइटिश सा डिपॉजिट या क्रैक्स कुछ दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब तो आपको पैर 2 नहीं 3 दफ़ा धोने चाहिए। और ऑफ कोर्स डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे इवन एंटी फंगल जो मेडिकेशन आप अपने स्किन के डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। सर, सॉक्स और शूज़ कौन से रिकमेंड करेंगे? हाँ, ये एक सवाल बहुत लोग इग्नोर करते हैं। नंबर 1, जब भी कोई इंसान खड़ा होता है तो मान लो उसके अंदर 60 किलो वजन है, तो उसके हिप्स पे पड़ता है 120 किलो, नीज पे पड़ता है 240 किलो, और जो सबसे नीचे एड़ी है उस पे पड़ता है 480 किलो। वेट की वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। तो इसका मतलब आपने शू वो पहनना है जो नीचे से गद्देदार शू हो, और आपको ऐसा लगना चाहिए पैर डालने में कि जैसे मेरे पैर मलाई के अंदर चले गए हैं। दे शुड बी वेरी वेरी सॉफ्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका शू सॉफ्ट होगा उससे आपका जो नीचे वाली जो बोन्स हैं, एड़ी के नीचे की बोन्स, कैल्केनियम बोलते हैं उसको, उसके अंदर से हड्डी बाहर नहीं निकलेगी, कैल्केनियम स्पर नाम की बीमारी नहीं होगी और आपको पेन नहीं होगा। तो आपके पैर जो शूज़ हैं वो प्रेफरेबली वो होने चाहिए जो कास्ट शूज़ ना हो। मैं बताता हूँ कास्ट शूज़ का क्या मतलब होता है। कास्ट शूज़ का मतलब जैसे एक सांचे में से निकाली गई, जैसे एक पॉलीथीन जैसा शू जिसमें कोई सुराख नहीं है। तो इंटरेस्टिंगली जो लेदर शूज़ होते हैं या जो हाई क्वालिटी शूज़ होते हैं
उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं ताकि वेंटिलेशन होती रहे, क्योंकि जब तक आप ये समझो उसको हवा नहीं लगेगी तो आपका पैर ड्राई नहीं होगा। तो आपको कॉटन की सॉक्स, प्योर कॉटन की सॉक्स, उसका क्या फ़ायदा होगा, वो आपका पैर सूखा रहेगा और जुराब गीली रहेगी और आपका शू फिर सूखा रहेगा। तो जो भी कुछ है वो आपकी सॉक्स के अंदर आ जाएगा और आपके शू में नहीं जाएगा। और शू आपका होना चाहिए प्रेफरेबली लेदर का, क्योंकि लेदर के शू में वो जैसे ह्यूमन बॉडी में हल्के 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 वाष्पीकरण के लिए सुराख बने होते हैं इवेपोरेशन के लिए, इसी तरह से अगर वो जानवर की चमड़ी का बनाया हुआ है तो उसके अंदर वो जरूर होंगे। या कई जो शू मेकिंग टेक्निक्स हैं उनमें भी आर्टिफिशियली ये पोर्स रखे जाते हैं, पर कास्ट शूज नहीं पहनने, जो एक ही सांचे में ढले हुए शू हैं जिनमें बाहर वाष्पीकरण का या वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है। ऐसे जूतों को जितनी जल्दी हो अवॉइड करो, और उनके अंदर तस्मे जितने कम हो उतने अच्छे हैं। वो भी रीज़न है, क्योंकि इट विल टेक यू लॉन्गर टाइम, फिर आप पॉलिश करोगे कभी वो आपके पैर में आएंगे। तो ये आज के हमारे वैल्यूएबल सवाल थे सर, जिनका आपने बड़ा ही वाइटल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और दर्शकों, ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बेटर होगी और आप हेल्दी जिएंगे। और आज का एपिसोड हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग हेल्दी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच डियर पेशेंट्स, डियर फ्रेंड्स, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर दोस्त के अगले एपिसोड में इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो आपके जीवन को लंबे समय तक जीने का और बदलने का एक प्रयास है, ये प्रयास मेरे द्वारा जारी रहेगा और इसमें कोई कमर्शियल एंगल्स नहीं है। दोस्तों, तो ये था डॉक्टर दोस्त का सेकंड एपिसोड, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी जानकारियां हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने आपको दी हैं, और अगर आप उसको रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे तो मैं समझता हूं कि शायद आप बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनको अपनाकर आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों थर्ड एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जानकारियां आपकी हेल्थ के साथ जुड़ी होंगी। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।